नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, या फिर आप पेपर 1 ACF या फिर HAS या फिर कोई और भी आने वाला एग्जाम है हिमाचल से रिलेटेड, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु कंपेयर्ड किन्नौरी वुमेन टू स्कॉटिश एंड अल्जीरियन वंस ऑन अकाउंट ऑफ देयर वुलन रेमेंट। तो बोलते हैं कि किन्नौरी महिलाओं की तुलना उनके ऊनी कपड़ों के कारण स्कॉटिश और अल्जीरियाई की महिलाओं के साथ किसने की थी। तो देखिए, इनकी तुलना जो की गई थी किन्नौर की महिलाओं की, जो इनके ऊनी कपड़े हुए थे उसके कारण जो था, स्कॉटिश और अल्जीरियाई की जो महिलाएं थी उनके साथ इनकी तुलना की गई थी। ये तुलना जो था वो कमिंग्स के द्वारा की गई थी। कमिंग्स ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यही क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया। पूछने का तरीका हर बार अलग रहा। कई बार पूछ लिया गया कि किसके द्वारा तुलना की गई थी, तो कमिंग्स के द्वारा की गई थी। कई बार ये पूछ लिया गया था कि कमिंग्स ने किसके साथ इनकी तुलना की थी, तो इनकी तुलना स्कॉटिश और अल्जीरियन महिलाओं के साथ जो था वो की गई थी। ठीक है, क्योंकि इनके पहनावे जो है वो सेम है, तो यही रीजन है कि ये तुलना जो था वो की गई। अब किन्नौर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए, किन्नौर एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का और इसका एरिया 6401 स्क्वायर किलोमीटर, 6401, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 11.50% जो है वो कवर करता है। ये एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना था 1 मई 1960 को। कामरू फोर्ट किन्नौर में है, सपने फोर्ट किन्नौर की सांगला वैली में आता है, हांगरंग वैली भी किन्नौर में है, सांगला वैली, रोपा वैली, ये सब किन्नौर में है। लास्ट विलेज जो इंडिया चाइना बॉर्डर के समीप है वो है चितकुल विलेज, और ओरामिंग टेम्पल किन्नौर में है। चंपा और छाशिम ये जो है वो फेमस डांसेस हैं किन्नौर की, और किन्नौरी लैंग्वेज में जो है और गांव को जो है वो दिशांग जो है वो बोला जाता है। दिशांग गांव को बोलते हैं। कामिलागा पास किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, और बोलते हैं कि तिब्बतीन लोग जो है वो किन्नौर को खुन्नू कहकर जो है वो पुकारते हैं। लिप्पा, जांगी, चांगो, कानम ये मोनेस्ट्रीज हैं किन्नौर में। प्राशला पीक किन्नौर में है। सोरंग लेक, नाको लेक ये किन्नौर में है। और किन्नौर में जो ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर हैं उनको जो है वो किन्नौर में जो है वो दोमांग जो है वो बोला जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी किन्नौर के बारे में है, इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ऑथर हु डिस्कस्ड कुल्लूता एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी एंड अकॉर्डिंग टू हिम चंद्रगुप्ता मौर्य हैड एन अलायंस विद हिमालयन स्टेट। तो बोलते हैं वो लेखक कौन से थे जिनके अनुसार कुल्लूत एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में चर्चा में आया और चंद्रगुप्त मौर्य का हिमालयी राज्यों के साथ जो था वो उसका गठबंधन था। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वो कौन से ऑथर थे जिन्होंने कुल्लूत का वर्णन किया, तो उनका नाम था विशाख दत्त। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है वो कुल्लू को एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में बताया, और इनके अकॉर्डिंग जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो था वो अलायंस था हिमालयन स्टेट्स के साथ। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम इस रियासत के बारे में, कुल्लू स्टेट के बारे में जो है वो जानते हैं कि कुल्लू स्टेट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए। ये जो कुल्लू रियासत है इसका मेंशन जो है वो कुल्लूता के रूप में आपको एंशिएंट टाइम में देखने को मिल जाएगा। विष्णु पुराण, महाभारत, राजतरंगिनी, रामायण, इन सभी ग्रंथों में इसका वर्णन देखने को मिलता है। हमने लास्ट एडिशन में पढ़ा भी था कि हेंत्सांग के द्वारा कुल्लू की यात्रा की गई थी, तो उसने भी कुल्लू के बारे में जो है मेंशन किया है। एक एडिशन में हमने ये भी पढ़ा है कि जो निर्मंड प्लेट है, निर्मंड कुल्लू में आता है, वो 7th सेंचुरी की प्लेट है, और ये जो है वो राजा समुद्रसेन के द्वारा जो था वो ग्रांट की गई थी। ये हमने जो है वो पढ़ा है। और अगर हम एंशिएंट ट्रेडिशन की बात करते हैं तो उसमें जो है वो कुल्लू को जो है वो कुलंत पीठ कहकर भी जो था वो बोलते थे। कुलंत पीठ का मतलब होता है लास्ट पॉइंट ऑफ इनहेबिटेड वर्ल्ड, तो मतलब जो संसार है उसका अंतिम बिंदु जो है, इस तरह से उसको बोलते हैं। कुल्लू रियासत की स्थापना बिहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी, और बिहंग मणिपाल प्रयाग इलाहाबाद से आए थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। माता हडिम्बा देवी के आशीर्वाद से इनके द्वारा जो था वो इस रियासत की स्थापना की गई थी। माता हडिम्बा देवी का मंदिर कुल्लू में है, जो कि पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। अगर कुल्लू के बारे में और जाना जाए कि कुल्लू जो है वो, इसमें यहाँ पर अलग अलग नदियाँ बहती हैं। कुल्लू में ब्यास नदी बहती है, पार्वती नदी यहाँ से होकर गुजरती है, सैंज, तीर्थन, ये सारी नदियाँ जो है वो बहती हैं। ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियां जो कुल्लू में है वो तो अलग से हैं, परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि सतलुज नदी भी जो है वो कुल्लू को टच करती है। सतलुज नदी जो है वो कुल्लू को निर्मंड जो तहसील आती है, निर्मंड साइड जो है वो ये जो है वो टच करती है, और यहाँ पर खुरपन हो गया
जिब्भी खड्ड हो गया, ये सब जो है वो सतलुज की सहायक नदियां हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। खुरपन में लास्ट टाइम बाढ़ भी आई थी, तब हमने इसको जो है वो पढ़ा था। खुरपन जो खड्ड है इसमें बाढ़ भी आई थी खुरपन में, और जिब्भी खड्ड भी इंपॉर्टेंट है, इनमें बाढ़ आई थी। तो हमने लास्ट टाइम या उससे पिछले साल जो है वो गिरिराज पत्रिका में ये पढ़ी थी, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सारा कवर हुआ। तो इतना हमने जान लिया कुल्लू का, थोड़ा सा एंशिएंट जान लिया हमने, थोड़ा सा हमने मॉडर्न भी जाना कि किस तरह से यहाँ पर नदियाँ हैं, क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। अब बोलते हैं कि कौन सा संयोजन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर टोटल हाउस होल्ड दिया गया है हिमाचल में कि कितने टोटल हाउस होल्ड हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। फीमेल टोटल दी गई है। डिसेनियल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, डिसेनियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब है कि एक दशक के बीच में हिमाचल में कितनी पॉपुलेशन की वृद्धि हुई वो, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन जो है वो दिया गया है। तो हम जानेंगे सबसे पहले टोटल हाउस होल्ड के बारे में कि टोटल हाउस होल्ड जो है वो हिमाचल में जो है वो कितने हैं एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 14,83,280 हाउस होल्ड जो है वो आते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड और अर्बन हाउस होल्ड का डाटा भी ध्यान रखना है। तो रूरल हाउस होल्ड कितने हैं, ग्रामीण हाउस होल्ड, और अर्बन कितने हैं। जो रूरल हाउस होल्ड है वो है 13,12,510। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ 13,12,510 इतने हैं, 13,12,510। और जो अर्बन हाउस होल्ड है यहाँ पर वो कितने हैं, वो है 1,70,770। ये आपने सारा ध्यान रखना है। और यहाँ पर टोटल फीमेल पॉपुलेशन दी गई है। देखिए पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन है 68,64,602, और इसमें से बहुत बार मैंने फीमेल पॉपुलेशन आपको बताई है, बशर्ते याद आपको रखनी पड़ेगी। जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है वो 33,82,729 है। ये बिल्कुल सही आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी सही है। 33,82,729 ये फीमेल पॉपुलेशन है, और बाकी के बचे हुए जो 34,81,873 हैं वो जो है वो मेल पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। डिसेनियल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, एक दशक के बीच में कितनी वृद्धि हुई यहाँ पर, तो 12.94 डिसेनियल ग्रोथ रेट है हिमाचल की। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। 12.94 जो है वो डिसेनियल ग्रोथ रेट है एज अगर हम 2001 से 2011 के बीच में जो है वो देखते हैं। ठीक है, और अगर उसी तरह बात की जाए, एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है और यही सही रूप से मैच नहीं किया गया है। परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, हिमाचल में जो रूरल पॉपुलेशन है क्या वो 81.97% है। ये करेक्ट मैच नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ये भी हमने इंडिविजुअल क्वेश्चन के रूप में पढ़ा हुआ है कि जो हिमाचल में रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 89.97%, और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 10.03%। ये आपने ध्यान रखना है, ये गलत नहीं होने चाहिए। ये इंडिविजुअल एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको पता होना चाहिए आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो इतना सब हमने यहाँ से ध्यान रख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। बोलते हैं कुंजरी और कुंजवा, ये चंबा का कोई चंबा से संबंधित है। छिंज और झंझोती क्या ये मंडी से संबंधित है। पंच पहारा और देवकू ये जो है वो सिरमौर से संबंधित है। गंगी और मोहना जो है ये बिलासपुर से संबंधित है। देखिए कुंजरी और कुंजवा सॉन्ग कर जो है वो चंबा में ही परफॉर्म होते हैं, चंबा के ही है, ये बात बिल्कुल सही है। छिंज, देखो छिंज वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में है, छिंज और झंझोती, परंतु मुख्य रूप से मंडी में ही परफॉर्म ये होती है, ये बात बिल्कुल सही है। गंगी और मोहना आपने हजारों बार पढ़ा है कि गंगी और मोहना जो है वो फेमस सॉन्ग है बिलासपुर के, ऑप्शन ये भी सही है। मोहना का तो आपने ये भी पढ़ा है कि मोहना, मैंने बताया है मिशन लाइट में ही आपको कि मोहना एक इनोसेंट सा व्यक्ति था, उसने अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस दे दिया था या फिर उसकी जान धोखे से ले ली गई थी उसके भाई के द्वारा, अपना जो जुर्म था वो ना कबूल कर, तो उसके ऊपर एक सॉन्ग जो है वो बनाया गया है, तो वही मोहना सॉन्ग जो है वो कहलाता है। मोहना उस व्यक्ति का नाम था जिसके ऊपर ये सॉन्ग बना है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एक स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, वो है पंच पहारा और देवकू, ऑप्शन सी जो है वो ये हमारे पास रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। अभी जो पंच पहारा है उसको पंच पात्र भी बोलते हैं। पंच पात्रा और देवकू ये किस तरह से कहाँ पर होते हैं, ये सिरमौर में ना होकर मंडी में जो है वो होते हैं। पूरी बात क्या है, मंडी में हमने देखा छिंज इस तरह से जो है वो सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है, और
छिंज जो सॉन्ग यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, छिंज सॉन्ग के ही एग्जाम्पल आते हैं ये पंच, पहाड़ा और देवकू। तो इसके साथ ये जो है वो को रिलेट जो है वो करता है, इसके साथ ये संबंधित है। तो ये मंडी का जो है वो है। मंडी में आपने ध्यान रखना है कि मंडी में जो अलग अलग फोक सॉन्ग जो है परफॉर्म किए जाते हैं वो निर्मंडा रिये ब्राह्मणी, मनी राम पटवारिया हो गया, वहाँ पर जो है वो जिया लाल बिंदिये हो गया, छिंज हो गया, झंझोती हो गया, पंचपात्र हो गया, देवकू हो गया, ये सब जो है वो परफॉर्म जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब मंडी के जो है वो इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स ध्यान रखने हैं कि मंडी में कौन कौन से सॉन्ग्स परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी तो हमने जान ही लिया, कुंजड़ी कुंजवा हो गया चंबा का है, और गंगी मोहना जो है वो बिलासपुर का है। इतना एनफ है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, आप जेवीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तैयारी को लेकर और चाहते हैं असल में कि सिलेक्शन हो, मेरिट लिस्ट में आपको अपना प्रॉपर रैंक आपको देखने को मिले, प्रॉपर नाम आपका लिस्ट में हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ज्वाइन करना एनफ नहीं है, ज्वाइन करने के साथ इसको एक बार पढ़ना और 2-3 बार रिवाइज करना, ताकि चीज़ें याद भी रह सके। मैं हर बार कहता हूँ कि लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज रखिए, परंतु अच्छे से उन सोर्सेज को पढ़िए, और यही आपकी सक्सेस में जो है वो आपके काम जो है वो आएगा। सक्सेस की जो की है वो यही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द लोफ्टी चुंग्सखांगो पास लाइज इन विच वैली अपर रेंजेस ऑफ विच ऑलवेज रिमेन स्नो कवर्ड। तो बोलते हैं कि ऊंचा चुंग्सखांगो दर्रा किस घाटी में स्थित है जिसकी ऊपर की जो सीमाएं हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। चुंग्सखांगो पास के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, परंतु यही है कि अगर जैसे एचएएस में एक बार पूछ लिया गया तो उसके बाद ज़्यादा रिपीट नहीं ये क्वेश्चन हुआ। चुंग्सखांगो पास जो है वो कौन सी वैली में जो है वो आता है, ये जो है वो बसपा वैली में जो है वो आता है। बसपा वैली ये वही वैली है जिसको सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इस वैली में जो है वो चितकुल विलेज भी आता है, जो हम पढ़ रहे थे कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो है वो अंतिम विलेज जो है वो आता है, और यहाँ पर ही ये चुंग्सखांगो पास भी जो है वो आता है। बसपा वैली के अलावा अगर हम बात करते हैं किन्नौर में जो है ये और भी वैलीज जो है वो आती हैं। किन्नौर में मुलगांव वैली आती है, किन्नौर में यूला वैली आती है, तिदोंग वैली किन्नौर में आती है, रुपिन वैली किन्नौर में आती है, रिब्बा जो है वो किन्नौर में आता है, और रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी जो है वो बोला जाता है। वैली ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों की घाटी भी जो है वो इसको बोला जाता है। तो ये वैलीज आपने ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट हैं, किन्नौर में जो है वो फॉल करती हैं। किन्नौर की इंपॉर्टेंट वैलीज तो आप याद रख लेंगे। इतना ही हम पढ़ेंगे वैलीज के बारे में, क्योंकि किन्नौर के बारे में हम थोड़ा सा पहले भी जानकारी ले चुके हैं। आगे बोलते हैं साठा एंड पासा आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ खुंड दैट वाज वॉरियर ग्रुप ऑफ विच एंशिएंट ट्राइब। तो बोलते हैं कि साठा और पासा ये जो है वो खुंड के 2 उप समूह हैं जो किस प्राचीन जनजाति के योद्धा समूह हैं। देखिए, अगर हम देखते हैं साठा और पासा, तो साठा और पासा जो है ये वॉरियर ग्रुप में जो है वो आते हैं, और साठा और पासा जो है वो खसास के, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, खसास के जो है वो वॉरियर ग्रुप जो है वो आते हैं। एंशिएंट ट्राइब है खसास, इनके जो है ये वॉरियर ग्रुप जो है वो आते हैं। तो हम अक्सर जब भी एंशिएंट ट्राइब्स की बात करते हैं तो खस इनके बारे में भी हम जो है वो पढ़ते हैं। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में आप आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं, आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। जब आर्यों ने अपने जो उनका मुख्य निवास स्थान था उसको छोड़ दिया, तो आर्यों का एक मतलब वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। तो उनका एक ग्रुप जो है, उनकी एक शाखा ऐसी थी जो पामीर पर्वत को क्रॉस करके जो है वो कश्मीर की ओर आगे बढ़ी, और कश्मीर के बाद वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर गए। और जब ये यहाँ पर आकर प्रवेश करते हैं तो उनकी इस शाखा को जो है वो खस जो है वो कहते हैं। खस या फिर इनको क्षत्रिय भी कहते हैं। इनको खस क्षत्रिय कहने के पीछे का मुख्य रीजन ये है कि ये जो है वो युद्ध प्रिय है, युद्ध में काफ़ी इंटरेस्ट ये लेते हैं, और जब ये हिमाचल में आ गए तो यहीं पर ये रहना स्टार्ट करते हैं। यहीं पर इन्होंने अपने गांव बसाए, परिवार बसाए, और इनके जो मुखिया बनाए गए उसको मवाना जो है वो कहा गया, उसको मवाना कहा गया। ये ध्यान रखना है कि इनके मुखिया को क्या कहते हैं, मवाना, और मावी भी जो है वो उसको बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। और मवाना भी जो है वो आगे चलकर
ये भी जो है वो ट्राइबल रिपब्लिक में जो है वो विकसित होते रहे, यानी कि मवाना भी जो है वो जो जनजातीय गणराज्य थे उनमें विकसित होते रहे और इन्हें जो है वो फिर जनपद जो है वो कहा जाने लगा, फिर जनपद जो है ये कहलाए। तो यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन हिस्ट्री में जो है वो बन सकता है, कैसे भी कर मोल्ड कर क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं। तो इतना सा आपने ध्यान रखना है। साठा और पासा, साठा और पासा के बारे में, इनके बारे में ध्यान रखें। साठा मतलब 60 और पाशा मतलब 5। तो ये 60 मतलब ये कौरवों के साथ खुद को जोड़ते हैं और पाशा मतलब 5 जो है वो खुद को पांडवों के साथ जो है वो जोड़ते हैं। और इनके बीच में जो पारंपरिक खेल होता है वो उस खेल को जो है वो ठोडा खेल जो है वो बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ठोडा खेल जो है वो उसको बोला जाता है। साठा और पासा जो आपस में खेलते हैं, इस ठोडा खेल को जो है वो धनुष और तीर का खेल भी जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं द बछेश्वर महादेव टेम्पल हैज बीन रेटेड एज वन ऑफ द फर्स्ट मॉन्यूमेंट ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज एंड अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द लेटर गुप्ता ट्रेडिशन इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो बोलते हैं कि बछेश्वर महादेव मंदिर को जो है वो पश्चिम हिमालय के पहले स्मारकों में से जो है वो इसको दर्जा दिया गया है और बोलते हैं कि बाद की गुप्ता परंपरा का ये एक अनूठा उदाहरण भी है। ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? तो ये बछेश्वर महादेव मंदिर, इन शॉर्ट यही पूछा गया है कि कहाँ पर जो है वो बछेश्वर महादेव मंदिर जो है वो स्थित है। तो ये बजौरा में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। ये बजौरा कहाँ पर आता है? ये जो बजौरा टेम्पल है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है और इसमें जो है वो आपको गुप्ता ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है ना, गुप्त कला का प्रभाव देखने को जो है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिलता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मंदिरों की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक हमने पढ़ा था हडिम्बा माता का मंदिर जो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर ही जो है वो मनु टेम्पल है, ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, ये नगर में कुल्लू में आता है, ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर बिजली महादेव मंदिर आता है, ये बिजली महादेव मंदिर पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। बिजली महादेव मंदिर के अलावा यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर आता है जो राजा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। राजा जगत सिंह के द्वारा यहाँ पर रघुनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो त्रियुंगी नारायण मंदिर भी एक पढ़ रखा है जो कुल्लू के दयार में जो है वो आता है और ये त्रियुंगी नारायण मंदिर जो है ये भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। दक्षिणी महादेव मंदिर आता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के निर्मंड क्षेत्र में जो है ये आता है। और बछेश्वर मंदिर तो आपने पढ़ ही लिया कि ये बजौरा में जो है वो एग्जैक्टली आता है। कहाँ पर आता है? बजौरा में आता है। तो इतना सब आपने जो है वो ध्यान रखना है इन मंदिरों के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उनका आर्किटेक्ट स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आर्किटेक्ट स्टाइल याद रखना जरूरी है वहाँ पर आर्किटेक्ट स्टाइल भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं ट्रीटी ऑफ संगौली साइंड इन 1815 की संगौली की संधि 1815 में हुई थी। दूसरे में बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एबोलिश बिग लैंडेड एस्टेट्स इन 1952 की हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी भूमि संपत्तियों को 1952 में जो है समाप्त कर दिया था। 1952 है ये, 1952 में समाप्त कर दिया था। और उससे आगे बोलते हैं कैप्टन आर.सी. ली सेटअप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू इन 1877। कैप्टन आर.सी. ली के द्वारा जो है यहाँ पर जो है वो एक सेब का बगीचा जो है वो स्थापित किया गया था। और उससे आगे बोलते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल फॉर्मड इन 1946 की हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में जो है वो की गई थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सिर्फ 2 ही आपको बतानी है कि इनमें से 2 कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। हम चौथी स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है वो 1946 में बनाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, इसको हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ऐसे कर भी लिखते हैं, ये 1946 में ही जो था वो बना था। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कैप्टन आर.सी. ली के द्वारा जो है वो एक सेब का बगीचा जो है वो सबसे पहला कुल्लू में स्थापित किया गया था और ये 1877 में किया गया था। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि कैप्टन आर.सी. ली ने कुल्लू का बगीचा यहाँ पर स्थापित किया था, परंतु 1877 में नहीं किया था। ये 1870 में जो था वो उसके द्वारा किया गया था। 1870 इसका होगा तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गलत हो जाती है, तीसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। उससे ऊपर वाली स्टेटमेंट जब आप देखेंगे कि ऊपर वाली स्टेटमेंट में जो है क्या लिखा गया है, ऊपर लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एबोलिशेस बिग लैंडेड एस्टेट्स इन 1952 की वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो 1952 में बड़ी भूमि संपत्तियों को समाप्त कर दिया था। देखो ये जो हिमाचल प्रदेश में बिग लैंडेड एस्टेट्स थी इनको समाप्त कर दिया गया था 1952 में, परंतु
इनको समाप्त किया गया था, परंतु 1952 में समाप्त नहीं किया गया था। इनको कब समाप्त किया गया था? इनको समाप्त किया गया था 1954 में। तो 1954 आपने ध्यान रखना है, ना कि 1952। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। और आगे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ संगौली साइंड इन 1815 कि संगौली की संधि जो था वो 1815 में जो था वो साइन हुई थी। देखो संगौली की संधि भी एक इंपॉर्टेंट संधि है, और ये कब साइन हुई थी? ये जो है ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के बीच में हुई थी, 1815 में ही ये हुई थी। गोरखाओं को जो है यहाँ से नेपाल की ओर वापस लौटना पड़ा था इस संधि के बाद। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। हमारे पास चौथी और पहली स्टेटमेंट ही इस हिसाब से जो है वो सही हुई। ठीक है जी, तो आपने क्या ध्यान रखना है? कंसीडर द चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 4 and 1 इज करेक्ट, बाकी हमारे पास इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है वो भी हमने सही कर देख लिया। संगौली की संधि 1815, बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट जो है वो 1954 में एबोलिश हुआ। कैप्टन एरसिली ने 1870 में सेब का बगीचा स्थापित किया, और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल 1946 में जो है वो बना। तो ये जो है वो सही कर भी देख लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ 1300 वॉल्यूम्स ऑफ हिंदू बुक्स ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी वॉज डन बाय। तो बोलते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर की जो किताबें थी, लगभग 1300 की किताबें थी, इनको जो है वो इनका अनुवाद किया गया था। बोलते हैं ये अनुवाद जो है वो किसके द्वारा जो है वो किया गया था? ये जो ट्रांसलेशन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, और कैसे कैसे आक्रमण हुआ वो बात जानते हैं। ये बात है कांगड़ा के राजा रूपचंद के कार्यकाल की। कांगड़ा के राजा रूपचंद हुआ करते थे, और उस टाइम दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का शासन था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो ज्वालामुखी मंदिर के धन को प्राप्त करने की लालसा अपने मन में रखी, और इस लालसा के चलते उसने 1361 के आसपास नगरकोट पर जो था वो आक्रमण कर दिया, और नगरकोट के राजा ने जो है वो किले का दरवाजा जो था वो बंद कर लिया, और वो एक सुरक्षित स्थान से जो है वो लड़ता रहा। करीब 6 महीनों तक जो है वो लड़ाई चलती रही, और इसी बीच सुल्तान ने क्या किया, ज्वालामुखी के मंदिर तक वो पहुंच गया। जाकर उसने जो है वो ज्वालामुखी के मंदिर को नष्ट कर दिया, और लोगों का कहना है कि मूर्ति को तोड़ दिया गया था वहां पर, और लगभग 1300 संस्कृत ग्रंथों को वो अपने साथ ले गया था, जिनका अनुवाद फारसी में करवाया गया था, और फारसी में अनुवाद करने वाला था इजुद्दीन खलीद खनी। ये ऑप्शन ए जो है वो इसका नाम ध्यान रखना है, जिसने जो है वो इनका ट्रांसलेशन जो है वो किया था, और इसने जो है वो ट्रांसलेशन इनका जो है वो कर दिया। और अभी तक जो है वो नगरकोट के किले के अंदर ये फिरोज शाह तुगलक नहीं घुस पाया था। काफी दिनों तक ये स्ट्रगल करता रहा, परंतु इसको पता चल गया कि अब किले के अंदर घुसना जो है वो कठिन है। तो इसलिए जो है वो इसने सिर्फ राजा से भेंट करनी चाहिए, और भेंट करने के मंसूबे से जो है वो इसने एक पत्र लिखकर भेजा, और राजा ने सुल्तान को किले के भीतर जो है वो बुलाया। सुल्तान ने कहा कि मुझे किले के भीतर बुलाना एक प्रकार की धृष्टता है और खतरनाक भी है, क्योंकि मेरे साथ के लोग यदि राजा पर आक्रमण कर दें तो इसका परिणाम बुरा होगा। इसे सुनकर राजा ने एक इशारा किया, फिर तो छिपे हुए स्थानों से तुरंत झुंड के झुंड सिपाही जो है वहां पर निकल आते हैं। सुल्तान भयभीत हो उठा, और राजा ने फिर बड़े आदर से कहा कि मेरा उद्देश्य सिवाय सुरक्षा के कुछ नहीं है। फिरोज शाह तुगलक था, उसका बर्ताव राजा के साथ अच्छा रहा। राजा ने भेंट की, और राजा ने उसे बहुत सारा धन भी दिया, जिसके बाद वो दिल्ली जो है वो वापस लौट जाता है, और नगरकोट किले के ऊपर जो है वो रूपचंद का ही जो है वो अधिकार जो है वो रहता है। तो इतनी लंबी कहानी आज से पहले हमने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं की है, परंतु आज बड़े डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया। अगर आपने ये सारा सिनेरियो ढंग से सुना हो तो मैंने कहा था कि 1361 में उसने नगरकोट पर आक्रमण किया। आप कहेंगे कि हमने 1365 जो है वो पढ़ रखा है। देखिए उसने आक्रमण, अब कई जगह 1361 लिखा गया है और कई जगह 1365 लिखा गया है। ये हो सकता है कि 1361 में आक्रमण किया गया हो और 1365 तक वो घेराव करके बैठा हो, क्योंकि वो नगरकोट के किले को भेद तो नहीं पाया था, तो वो बाहर से ही लड़ता रहा हो 4 सालों तक। इसलिए हम 1365 भी जो है वो किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है कि ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दी गई है, बस समझने की जो है वो ज़रूरत है आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रिवर फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस एंड देन कट्स थ्रू बोथ द ग्रेट हिमालयज एंड झांसकर रेंज। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी जो है वो सिंधु की नदी के समांतर बहती है और फिर जो है वो हिमालय और झांसकर दोनों पर्वतमालाओं को जो है वो काटते हुए गुजरती है। तो ये सतलुज नदी है, ऑप्शन बी सही आंसर है। सतलुज नदी जो है वो आपको पता है कि मानसरोवर से निकलती है, रक्सताल झील के समीप से। तो इंडस नदी का ओरिजिन भी वहीं पर होता है, उसी रेंज में ओरिजिन होता है। तो बहुत लंबे समय तक ये पहले पैरेलल भी बहती हैं और सतलुज नदी फिर जो है वो दूसरी ओर आती है, झांसकर को काटते हुए
हिमालयस को काटते हुए, और फिर ये हिमाचल में भी प्रवेश करती है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी ये है, लगभग 320 किलोमीटर जो है वो हिमाचल में बहती है। हिमाचल में एंटर करने का भी इसका अलग ही सिनेरियो है। पहले ये एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल में ही इसका ओरिजिन जो है वो होता है। इसका ओरिजिन जो है वो हिमाचल में नहीं होता, तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है, जो कि आपने पढ़ लिया। हिमाचल में ये किला डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो एंटर करती है, और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बाद ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। जैसे बिलासपुर में ये एंटर करती है कसोल के समीप, बिलासपुर को नीला के समीप छोड़ देती है। उससे पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट में चौरा के समीप जो है वो एंटर कर जाती है, और उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश को ये छोड़ देती है भाखड़ा के समीप, और पंजाब में जो है वो एंटर कर जाती है। आज आप देखेंगे कि हिमाचल की अलग अलग नदियां, चाहे वो सतलुज हो गया, चाहे वो ब्यास हो गया, उनका जल स्तर जो है वो एकदम से बढ़ गया है। तो उससे पंजाब भी खतरे में आ गया है। पंजाब की बहुत सारी सिटीज़ में आपको फ्लड देखने को मिलेगा। फ्लड के पीछे का रीज़न ये है, हिमाचल में आपको ऐसा फ्लड इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, और पंजाब एक प्लेन क्षेत्र है, पानी एकदम से जल्दी जाकर फैल जाता है। अगर हिमाचल में भी बात करें तो ऊना जैसी सिटीज़ में पानी जल्दी फैल जाता है एज कम्पेयर टू शिमला जैसी सिटीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, कमेंट कर आपने बताना है। इसे पिछले एडिशन में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।